चलिए बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। उसमें आज का जो पार्ट है वो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जो जेई की प्रीवियस ईयर का पार्ट रही। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें बाइनोमियल से रिलेटेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको इसी चैप्टर में ले लेते हैं क्योंकि सब कंटिन्यूस प्रोडक्ट का ही काम होता है। तो एक लिख लेंगे हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और अभी समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो क्या है। चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन ही दे देता हूँ और ज़रा देखता हूँ कितने लोग इसको ट्राई करके सही आंसर बता पाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बाद में इसका देखते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 19, find the coefficient of x to the power 99 in the expansion of x minus 1 x minus 2 से लेकर अप टू डैश 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 x minus 100. Find the coefficient of x to the power 99 in the expansion of this. इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मिलेंगे। एक बहुत बड़ी सीरीज़ दी होगी, उसमें हमें x की पावर 99 का, x की पावर 98 का, 100 का, इन सब का हमें कोफिशिएंट निकालना है। किसी को आइडिया इसमें कैसे करेंगे? तो चलिए क्वेश्चन को अभी यहाँ छोड़ देता हूँ, अभी ज़रा कॉन्सेप्ट लिखते हैं। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है खास, ये सब आपको पता है। देखिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमें सोचना है। जैसे मान लीजिए सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी होता है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? एक आता है एक्स स्क्वायर, फिर x करके ए प्लस बी आता है, और फिर ए बी आता है। तो जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस ए और x प्लस बी का, तो सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर का आया। फिर अगर उसने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ तो 1 हो जाएगा। अगर x का कोफिशिएंट बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उन्हीं को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कह रहा है तो a प्लस बी, अगर a और b नेगेटिव होते तो विथ साइन यहाँ पर ले लेते, माइनस ए माइनस बी करके ले लेते। अगर तीन तीन नंबर है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी, ऐसे करके क्या बनेगा, एक्स क्यूब पहले बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा। अब एक्स स्क्वायर वाले में क्या आएगा, ज़रा बताओ आप लोग क्या क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास दो कांस्टेंट ए और बी थे तो दोनों को प्लस कर दिया, तो सबसे पहले में 1 आता है, फिर दूसरे में क्या होता है, प्लस हो जाते हैं। तो तीन कांस्टेंट है यहाँ पर, ए बी और सी, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। चाहो तो आप चेक करके देखो। फिर जब x आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। भाई मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा, दो दो के प्रोडक्ट ले लो, तो दो दो के प्रोडक्ट क्या आएंगे, एक ए बी आएगा, एक ए बी बी सी और सी ए। और कोई टर्म आएगा क्या, ज़रा चेक करो। ए का बी के साथ क्या, ए का सी के साथ। अब कोई कहते बी ए, तो बी ए तो वही है जो ए बी है, और लास्ट वाला क्या आएगा, ए बी सी आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो उसी तरीके से ज़रा मैं यहाँ पर x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी की बात कर लेता हूँ। तो इनका जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो सबसे बड़ा पावर x की पावर 4। अब इसमें चार कांस्टेंट हो गए, ए बी सी डी, तो हमें क्या करना है, पहले x की पावर 4, फिर दूसरे में क्या होता है, जितने कांस्टेंट हैं उनको प्लस करते हैं। तो एक्स क्यूब के साथ कितने कांस्टेंट हैं, 4, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। फिर एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, दो दो का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ तीन तीन का मल्टीप्लाई होगा।
जैसे यहाँ पर है ना, पहले दो दो का मल्टीप्लाई फिर तीन का, तो पहले दो का करते हैं, पहले हमने प्लस कर दिया, फिर दो दो का मल्टीप्लाई जरा करो, ए बी ए सी ए डी और बी सी बी डी और एक सी डी भी हो जाएगा, सी डी भी तो एक आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, ए का पहले किया ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर बी का किया बी सी और बी डी, और फिर लास्ट में एक और बचा सी डी। एक्स स्क्वायर के बाद अब एक्स वाले टर्म भी आएंगे, तो अब हमने दो दो का जैसे किया है, अब हमें तीन तीन का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए बी सी ये हो गया ए बी सी, फिर ए बी डी हो जाएगा, फिर ए सी डी भी तो हो सकता है, ए सी डी, और एक और कोई बचा क्या, एक और बन सकता है बी सी डी, बी सी और डी। और कोई टर्म बचेंगे क्या, जरा चेक कर लो। तो क्या क्या आया, ए बी सी आया, ए बी डी आया, फिर ए सी डी आया और बी सी डी आया, और प्लस कांस्टेंट जो है वो चारों का प्रोडक्ट ए बी सी डी। तो ये वही है क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, वही वाले टर्म है सारे के सारे। तो यहाँ पर हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि सारे नंबर का मल्टीप्लाई जब होता है तो जो सबसे हायर कोफिशिएंट जब वो पूछेगा तो उसका कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर सारे एक्स पॉजिटिव है। तो उससे जितने पावर की इक्वेशन बन रही है उससे अगर एक कम का बोलेगा तो हम सारे कांस्टेंट को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जितने भी हैं। अगर उससे एक और कम का बोलेगा तो हम दो दो के प्रोडक्ट का सम ले लेंगे, वो ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू डी, जितने भी बन रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ ले लेंगे। तो इसको जनरलाइज करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जनरलाइज करने के बाद क्या बनेगा, वो बन जाएगा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी से लेकर अप टू एक्स प्लस के तक। सबसे बड़ा पावर x की पावर n, फिर आएगा s1 x की पावर n माइनस वन, s2 x की पावर n माइनस टू, अप टू डैश डैश। बीच में एक जनरल टर्म आएगा एस आर एक्स टू द पावर n माइनस आर, फिर और टर्म आएंगे, लास्ट में एस एन माइनस वन एक्स की पावर 1 हो जाएगा, और एक और लास्ट में एस एन आ जाएगा जो सबका प्रोडक्ट होगा। ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट जो है बन जाएगा। इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। अब ये S1, S2, S3, Sn इनका क्या मतलब है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ द लेटर, सारे प्लस करना है, सम ऑफ द लेटर ए बी सी डी अप टू डैश डैश के तक। S2 का मतलब क्या है, ये S1 था। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेटर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेटर टेकन, कितने कितने को एक साथ लेके बनेगा, टेकन 2 एट ए टाइम। देखो ना यहाँ पर हमने दो दो करके किया था ना प्रोडक्ट, ऊपर देखते हैं, पहले सबका सम ये लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर जब एक्स स्क्वायर लिया तो टेकन 2 एट ए टाइम, फिर जब उसके आगे लेंगे तो टेकन 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम, 5 एट ए टाइम, और लास्ट वाला जो होता है वो सबका प्रोडक्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिख रहा है कि S1 जो है वो सम ऑफ द लेटर ए बी सी डी अप टू के, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू के तक, ये प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए, 2 का मतलब ए बी ए सी ऐसे करके बहुत सारे टर्म बनने वाला है, वो लिख नहीं सकते क्योंकि हमने अप टू डैश डैश के तक लिया हुआ है। S3 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ लेटर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेटर टेकन 3 एट ए टाइम।
आर वाला आर हो जाएगा, और एस एन जो है वो पता ही चल गया, एस एन का मतलब क्या है, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ लेटर ए बी सी डी अप टू के तक। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा इसका क्वेश्चन जो हमारा था उसको देखते हैं, जो अभी आंसर आ गया इसका सही। यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया हुआ था कि x माइनस वन एक्स माइनस टू से लेकर, x माइनस वन था, x माइनस टू से लेकर x माइनस 100 तक था, और इसमें हमें फाइंड करना था, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99। तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा पावर x की पावर 100 बनेगा, उससे छोटा x की पावर 99 बनेगा। तो इसका मतलब जो दूसरे वाले के लिए होता है उसमें क्या होता है, ये लिखा हुआ है S2 के लिए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, नहीं, सम ऑफ द लेटर ए बी सी डी अप टू। पहला तो x की पावर 100 का बनेगा, दूसरा जैसे अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इस तरीके से होगा, पहला x की पावर 100 का बनेगा, फिर x की पावर 99 का बनेगा, उसमें सारे प्लस होंगे, विद साइन ले रहे हैं तो माइनस के साथ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद x की पावर अगर 98 होगा तो दो दो का मल्टीप्लाई, -1 -2 प्लस -1 -3, ऐसे बहुत सारे टर्म बनने वाले, -1 -2 -1 -3, ऐसे बहुत सारे टर्म बनेंगे जो हमसे पूछे नहीं गए। वो अभी इसलिए नहीं पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने AP GP और मिसलिनियस सीरीज़ नहीं पढ़ी। जब हम उसको पढ़ लेंगे तो फिर 98 का भी सम हमें निकालना आ जाएगा, वो हम आगे करेंगे, अभी जब सीक्वेंस एंड सीरीज़ करेंगे तब। अभी हमें x की पावर 99 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर 99 का कोफिशिएंट हमें दिख रहा है कि जितने भी कांस्टेंट है उनको प्लस कर दीजिए आप। तो क्या आंसर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 99 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 + 2 + 3 अप टू 100। तो क्या फार्मूला होता है, n/2 n+1, सम ऑफ नेचुरल नंबर याद होगा आपको, n × n+1/2, 1 2 3 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का सम ये होता है। तो वही अप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया -50 50। चलिए एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसका भी आंसर बताइए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनका ऐसे ही हमें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x3, find the coefficient of x3 in the expansion of, और सीरीज जो दी है वो है x - 2 x + 3 x - 5 x + 9। इसका प्रोडक्ट करने के बाद जो x की पावर 3 का कोफिशिएंट है वो निकालना है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है बैठ के कि हम मल्टीप्लाई करने लगे, हमें बस ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी का यूज़ करके सीधे एक लाइन में आंसर देना है। तो सबसे बड़ी पावर इसकी x की पावर 4 बनेगी, उससे कम वाला चाहिए x3, तो आंसर आ गया 5। बहुत बढ़िया। सबसे जब मल्टीप्लाई आप करोगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 का, लेकिन हमें तो x³ चाहिए, तो x³ में क्या होता है, सारे कांस्टेंट ऐड होता है, तो ये -5 है और ये 9 है, तो बस यही हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 5 आंसर आ गया। ओके, एक और लिख लेते हैं, फिर इसमें ऐसा कुछ खास दम है नहीं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द प्रोडक्ट ऑफ, और जो टर्म दी है वो कुछ इस टाइप से है, x - 3 x + 5 x - 1 x + 2
और x माइनस 8, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 8। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमें निकालना है। रीचेक करो, रीचेक एक बार और। ओके, और रीचेक करिए और। चाहे एक्सपेंशन बोले या प्रोडक्ट बोले, मतलब तो हमें प्रोडक्ट ही करना है। एक्सपेंशन का मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है कि अगर दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड हो जाता है। -39 बिल्कुल सही आंसर आया। एक ही बार में सही वैसे निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास जो कांस्टेंट है वो -3 है, 5 है, -1 है, 2 है और -8 है। एक बात तो कंफर्म है कि सबसे बड़ा पावर इसमें x की पावर 5 आएगा। फिर x की पावर 4 अगर बोलता तो सारे कांस्टेंट को प्लस कर देते, जो कि हमसे नहीं पूछा उसने। अगर पूछता तो हम ऐसे करते। एक्स क्यूब जब करेगा तो प्रोडक्ट करना है, टेकन 2 एट ए टाइम, क्योंकि पहले प्लस करते हैं फिर दो दो को करके मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। तो पहले मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ। देखो इस -3 से पहले सबका मल्टीप्लाई करूँगा, देखना। -3 का पहले 5 में, फिर -3 का -1 में, फिर -3 का 2 में, फिर -3 का -8। तो -3 इंटू +5, -3 इंटू -1, -3 इंटू 2, फिर -3 इंटू -8। -3 का सब में कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 5 का करते हैं। 5 का जब करेंगे तो 5 का -1 में, 5 का 2 में और 5 का -8। 5 का -1 के साथ +5 का 2 के साथ +5 का -8 के साथ। अब उसके बाद जरा -1 को देखते हैं, तो -1 का किसके साथ करेंगे ये देखते हैं। तो -1 का 2 के साथ और -1 का 8 के साथ, -8 के साथ। तो -1 का 2 के साथ और प्लस -1 का -8 के साथ। -1 का 2 के साथ और -1 का -8 के साथ। और अब एक और बचा,
2 का बचा हुआ है तो 2 का और कर लेते हैं। तो 2 का किसके साथ हो जाएगा, 8 के साथ, इस 2 का -8 के साथ। तो यहाँ पर +2 इंटू -8, ये सारे के सारे जितने भी टर्म है इनको प्लस कर लीजिए आप, तो -39 ही आने वाले हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 3 इक्वल टू -15 +3 -6 +24 -5 +10 -40 -2 +8 -16 इज इक्वल टू -39। अब बताइए, इसमें किसी को अभी भी कहीं पर प्रॉब्लम है तो बताइए। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ इसी टाइप से हमें ध्यान रखना है और फिर सीधे आंसर हमको दे देना है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और करते हैं, इस पे बेस भी जेई ने क्वेश्चन खूब सारे पूछे हुए हैं, इनका नाम तो नहीं रहता कुछ, तो लिख लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ठीक है, और ये सेकंड वाला हो गया, पहला तो अभी हम कर चुके वहाँ पे। इस पे बेस भी जेई ने पूछा हुआ है, तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। इनका भी एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, तो फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5√5 + 11, 5√5 + 11 की होल पावर 67 इज, बताना है कि ये इवन होगा कि ऑड होगा, इवन और ऑड। मतलब क्या करना है, क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5√5 + 11 है और इसकी होल पावर 67 है। इसको पहले आप ओपन कर दीजिए, 68 टर्म मिलेंगे। कई सारे टर्म ऐसे होंगे जिसमें अंडर रूट आता रहेगा और कई सारे टर्म ऐसे होंगे जिसमें अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो जो जिसमें अंडर रूट गायब हो जाएगा वो सारे के सारे इंटीजर में मिलेंगे, क्योंकि NC0 तो सारा का सारा इंटीजर देता है। और जिसमें √5 वाले टर्म होंगे वो तो अलग कर लेंगे, लेकिन जिसमें √5 का स्क्वायर होगा, 5√5 की पावर 4 होगी, 5√5 की पावर 6 होगी, तो उसमें अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो वो सारे के सारे इंटीजर पार्ट हो जाएंगे। तो वही इंटीग्रल पार्ट को जब हम प्लस कर लेंगे सबको, तो उनसे बनने वाला जो टर्म होगा वो इवन होगा कि ऑड होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। यहाँ पर मैं इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ओपन किया तो पहला टर्म क्या आएगा, 67C0 5√5 की पावर 67 + 67C1 5√5 की पावर 66 इंटू 11, फिर 67C2 5√5 की पावर 66 के बाद 65 और 11 का स्क्वायर, फिर 67C3 5√5 की पावर 64 11 का क्यूब। ऐसे करते करते लास्ट में टर्म जो आएगा 67C67 5√5 की पावर आ जाएगी 0 और 11 की पावर 67, इतने टर्म आएंगे। अब उसमें से वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से ये इवन होगा कि ऑड होगा। तो देखो दो ही आंसर है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो फाइनल ऑड है, लॉक कर दिया जाए मतलब। और किसी का कोई
तो देखिए मैं बताता हूँ इसका मेथड क्या होता है। ऐसे डायरेक्ट देख के तो नहीं बता सकते हैं, मैं बताता हूँ इसको कैसे चेक करते हैं और इसका मेथड क्या होता है। देखो एक बात तो क्लियर है कि जब इसको आप ओपन करोगे तो कई सारे इंटीजर टर्म आएंगे। जैसे कि कौन सा टर्म इंटीजर होगा, जिसमें पावर इवन होगी, ये पावर इंटीजर होगा क्योंकि √5 की पावर 66 है, तो 5 की पावर 33 हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी इंटीजर वैल्यू देगा। जिसमें भी पावर इवन है उसमें अंडर रूट का काम तमाम हो जाएगा। जैसे ये वाला है, इसमें भी पावर इवन है, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये सारे टर्म जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये इंटीजर टर्म आएंगे, इंटीग्रल टर्म आएंगे। दूसरे वाले जो टर्म होंगे, जैसे ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, और भी बीच में बहुत सारे टर्म होंगे, वो सारे के सारे फ्रैक्शन में आएंगे। आएंगे कि नहीं फ्रैक्शन में? क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ √5 की पावर 67 होगी, तो 5 की पावर 67/5, अब 5 की पावर 67/2, सॉरी 5 की पावर 67/2 को सॉल्व करना पड़ेगा हमको। फिर 65 की पावर 5 की पावर √5 की पावर 65, तो 5 की पावर 65/2 उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये सब हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अभी मैं बताता हूँ इसके लिए हमें क्या, इनका एक उपाय क्या है, कैसे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं बगैर टेंशन लिए हुए। तो देखिए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर हम इसे देख के भी कह सकते हैं ना, कैसे? क्योंकि सर 5 की कोई भी पावर हम लेंगे तो लास्ट टर्म तो 5 ही आएगा, लास्ट टर्म और फिर 5 उसको आएगा, 11 से। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि हाँ वो 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद 10 नहीं बन जाएगा? ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? सर 2 कहाँ है, क्योंकि 11 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, इसलिए 1 × 5 तो ऑड ही आएगा ना। नहीं नहीं, और टोटल तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि लास्ट वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो लास्ट वाला है और जो फर्स्ट वाला है, ये दोनों सेम है? हाँ सर। सेम है दोनों? नहीं, सेम नहीं है। सेम नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे पता चलेगा कि कोई भी टर्म जो है वो डबल नहीं होगा? देखो मैं बताता हूँ, अभी तुम्हारी कहानी देखो समझ में आ जाएगी। ओके सर। ऑड नहीं, इसका आंसर इवन है। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि तुम एक बार ओपन करके देखोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। मैं बताता हूँ, 1 मिनट देखो पहले थोड़ा सा। 5 √5 + 11 की होल पावर 67 है। इसको हम बोल सकते हैं कुछ इंटीजर टर्म मिलेंगे और कुछ फ्रैक्शन टर्म मिलेंगे। आई का मतलब जो है वो इंटीजर से है, और एफ का मतलब ये कुछ फ्रैक्शन वाले टर्म मिलेंगे। क्या मिलेंगे उससे हमें मतलब नहीं है, हमने लिख दिया कि भाई इसकी वैल्यू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन आएगी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इसी का कॉन्जुगेट 5 √5 - 11 की पावर 67, क्या इसमें भी इंटीजर और फ्रैक्शन मिलेंगे कि सिर्फ इसमें फ्रैक्शन वाले टर्म ही मिलेंगे? सोच के बताना है आपको। 5 √5 - 11 है, क्योंकि 5 √5 + 11 तो एक बड़ा नंबर है, लेकिन 5 √5 - 11 जो है वो कौन सा नंबर होगा? उसकी पावर 67 जब करोगे तो क्या वो हमेशा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन आएगा कि सिर्फ फ्रैक्शन आएगा? ये सोच के आपको बताना है। तो देखो ये सोचने की ज़रूरत इस तरीके से होगी कि 5 √5 - 11 जो है वो हमेशा 0 से 1 के मिड में लाई करेगा। 5 है और ये 2.2 समथिंग होता है इसकी वैल्यू, और -11, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसको देखोगे कि एग्जैक्टली ये 0 से 1 के मिड में ही आने वाला है। और 0 से 1 के मिड का जो पावर 67 करोगे, 0 से 1 के मिड का जब पावर 67 करोगे तो ये पक्की बात है कि वो भी क्या आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा। तो हमने g जो है वो लेट कर लिया एक नया फ्रैक्शन। अब ये दोनों f और f तो लेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन की कुछ अलग मीनिंग है, कुछ अलग वैल्यू होगी, और ये जो g है वो एक उसकी कुछ अलग वैल्यू होगी। तो g भी हमने एक फ्रैक्शन लेट किया है। g और f दोनों एक फ्रैक्शन है, अलग अलग है, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग अलग होगी। और f जो है वो भी 0 से 1 के मिड में लाई करेगा, और g जो है वो भी 0 से 1 के मिड में ही लाई करेगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के मिड में लाई करेगा।
अब जरा ये बताओ कि इन दोनों को जब मैं एक्सपैंड करता हूँ उसके बाद इनको मैं प्लस करूँ कि माइनस करूँ, जिससे हमारे जो अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट वो वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखना, ज़रा ध्यान देना, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। 5√5 प्लस 11 की होल पावर 67, ये है आई प्लस एफ, और ये होगा 67C0 5√5 की पावर 67, 67C1 5√5 की पावर 66, 11 की पावर 1, 67C2 5√5 की पावर 65, 11 का स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में जाएंगे। और 5√5 माइनस 11 की पावर 67 जो कि जी है, और इसकी वैल्यू आएगी 67C0 5√5 की पावर 67 माइनस 67C1 5√5 की पावर 66, 11 की पावर 1, 67C2 फिर 5√5 की पावर 65, 11 स्क्वायर, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। अब इन दोनों को मुझे प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, क्योंकि मुझे इंटीग्रल पार्ट ढूंढना है। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए मैं इसको क्या करूं, प्लस करूं कि माइनस करूं? तो अगर मैंने प्लस किया तो ये रूट जो 567 की पावर जो है ना 1/2 आ जाएगी रूट 5 में। तो प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस करने से जो इरेशनल टर्म है वो आ जाएंगे, रूट 5 की पावर 67, रूट 5 की पावर 65। हमें तो इवन वाले टर्म चाहिए। इवन वाले टर्म क्यों चाहिए? क्योंकि 66 है भाई, रूट 5 की पावर 5√5 की पावर 66 है, तो 5 की पावर 66 और रूट 5 का मतलब 5 की पावर 1/2, इसकी पावर 66, तो 5 की पावर 66 और 5 की पावर 33, इनको डायरेक्ट प्लस कर लेंगे तो ये इंटीजर मिल जाएंगे। NC0 तो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देता है, ये पता है कि NCR जो होता है वो इंटीजर तो होता ही होता है, ये कई बार हमारी पहले भी बात हो चुकी। तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस। तो देखो यहाँ से आ गया I प्लस एफ माइनस जी इक्वल टू 2 टाइम्स, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 टाइम्स क्या आ गया 67C1 5√5 की पावर 66 इंटू 11। आगे भी बहुत सारे टर्म आएंगे, उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे हमें समझ में आ जाता है कि भाई 2 टाइम्स करके टर्म ऐड हो जाएंगे। अब आगे क्या करें, देखिए देखो ये जो है वो 2 टाइम्स और ये कोई इंटीजर वैल्यू है तो इसको हमने k ऐड कर लिया। तो ये जो 2k आया है ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो 2k जो है वो आया है I प्लस एफ माइनस जी की इक्वल। तो 2k जो है वो इवन है, इंटीजर भी है, बोल सकते हैं कि ये इंटीजर भी है क्योंकि k जो है वो इंटीजर है, k बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो 2k भी इंटीजर ही होगा। तो अच्छा ये अब आप बताइए कि अगर ये जो है वो इंटीजर है, I जो है वो इंटीजर है, और ये भी जब इसको रिजल्ट निकाल रहे हो तो भी इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर में इंटीजर को ही ऐड करते हैं तो ही तो आएगा इंटीजर। इंटीजर में फ्रैक्शन को तो ऐड कर नहीं सकता। इंटीजर में क्या फ्रैक्शन को ऐड करने से कभी इंटीजर आएगा क्या? इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, एफ माइनस जी को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो एफ माइनस जी की इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकलेगी, यहाँ से देखते हैं। एफ की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है, जी की वैल्यू भी 0 से 1 के मिड में है, तो एफ माइनस जी की वैल्यू किसके किसके मिड में होगी ये बताओ सोच के। एफ की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है, एफ और जी की वैल्यू भी 0 से 1 के मिड में है, तो एफ माइनस जी की वैल्यू किसके किसके मिड में होगी? कोई एक नंबर है 0 से 1 के बीच में, दूसरा कोई दूसरा नंबर है 0 से 1 के मिड में, तो एफ माइनस जी किसके किसके मिड में होगा? अरे भाई -1 से 1 के मिड में, इतना टफ पूछ लिया। एफ माइनस जी -1 से 1 के मिड में होगा, ये मत बोलो कि 0 से 0 डायरेक्ट माइनस कर दोगे।
जब तुमने f की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी लोगे और ये g की वैल्यू 1 ले लोगे तो माइनस करोगे तो सबसे बड़ा नंबर -1 आएगा और उससे बड़ा 1 आएगा। तो -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। -1 नहीं होगा, -1 से 1 के मिड में। अच्छा, -1 से 1 के मिड में इंटीजर वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 के बीच में इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0। तो f माइनस जी की जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? इंटीजर वैल्यू वो आ जाएगी 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, i इक्वल टू जो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 2 जो भी कह दो, यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं फिर से। i प्लस एफ माइनस जी 0 इक्वल टू 2 के, तो यहाँ से आ गया i इक्वल टू 2 के। तो इंटीजर वैल्यू 2 के आ गई। तो अगर इंटीजर वैल्यू 2 के आ गई तो 2 के क्या है, इवन है कि ऑड है? तो ये है एन इवन इंटीजर। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या होगा? इवन होगा, ऑड नहीं होगा। बात क्लियर है? अब देखो, ये तो हमने सारा कुछ लिख लिख के किया है। एक बार हम ऐसे सोचते हैं कि हमें जल्दी से करना क्या होगा। हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा पहले उसको एक्सपैंड करेंगे और एक जो दूसरा होगा उसका कॉन्जुगेट उसको एक्सपैंड करेंगे। या तो उन दोनों को प्लस करना है या तो उन दोनों को माइनस करना है। वो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। अगर उसने बोला है कि इवन, तो देख लेंगे कि हमें इवन है कि ऑड है, दोनों के लिए माइनस भी करके देख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक i प्लस एफ की वैल्यू होगी, एक g की वैल्यू होगी। या तो दोनों को प्लस करो या तो दोनों को माइनस करो। और उसके बाद जो है हमें f, अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने कहा है कि 0 से 1 के बीच में होगी f माइनस जी की वैल्यू, मतलब f की वैल्यू 0 से 1, g की वैल्यू 0 से 1, तो f माइनस जी -1 से 1 के मिड में होगी। और -1 से 1 के मिड में क्या हुआ, वो इंटीजर वैल्यू दे रहा था, तो इंटीजर वैल्यू -1 से 1 के बीच में 0 रख दिया, तो i जो है वो 2k की इक्वल हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का दे रहा हूँ, जरा उसमें आप ट्राई करें। उसमें तो ये प्रूफ करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8 प्लस 3√7 की होल पावर n दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ पावर नहीं दी गई, n दिया हुआ है। तो होल पावर n इज ऑड। जरा इसको चेक करिए आप। अगर पहला वाला क्लियर है तो फिर ये हो जाएगा, और अगर पहले में प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे। ये है 8 प्लस 3√7 और ये है इंटीग्रल। तो अब तुम्हें ओपन नहीं करना है, सीधे लिख देना है 8 प्लस 3√7 की पावर n। ये पक्की बात है, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन मिलेगा। और 8 माइनस 3√7 क्वेश्चन ऐसा बनेगा ही जिसमें जब कॉन्जुगेट आप उसका लोगे तो वो पक्की बात है 0 से 1 के मिड में होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं।
√7 की वैल्यू का 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक बहुत छोटी सी वैल्यू देगा जो 0 से 1 के मिड में हो। अब बस हमें ये सोचना है कि इन दोनों को प्लस करें कि माइनस करें। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। तो i प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू 2 टाइम्स आ जाएगी। और कौन कौन से टर्म, जो पहला वाला टर्म है जीरो वाला वो बचेगा, एन सी जीरो 8 टू द पावर एन, एन सी टू 8 टू द पावर एन माइनस 2 और 3√7 का स्क्वायर। क्या बचेगा उससे भी मतलब नहीं है, बस हमको इतना तो आइडिया है ये कि ये सारे के सारे इंटीजर बचेंगे। तो i प्लस ब्रैकेट में f प्लस जी को एक साथ कर लेते हैं 2k। ये एक इंटीजर वैल्यू है, i भी एक इंटीजर वैल्यू है, f प्लस जी को भी इंटीजर होना पड़ेगा। ओके, तो f प्लस जी कितना आएगा? f जो है वो 0 से 1 के मिड में है, g जो है वो 0 से 1 के मिड में है। तो f प्लस जी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 2 के मिड में। 0 से 2 के मिड में जो है इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0 से 2 के बीच का इंटीजर जो होगा वो क्या आएगा? 1। तो i प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल टू 2k। तो जो i की वैल्यू है वो 2k माइनस 1 हो जाएगी। और 2k जो होता है वो इवन होता है, 2k माइनस 1 क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो बस ये क्लियर हो गई होगी बात कि ये ऑड आ जाएगा। एक बार प्रूफ करके दिया हुआ था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का बना लिया था। जैसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, इसमें भी आप देखिए, लेट r इक्वल टू 5√5 प्लस 11 की होल पावर 2n प्लस 1, ये r दिया हुआ है। और f इक्वल टू लिखा है r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर r। तो ये तो आपको आइडिया है ही है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मतलब जो भी इंटीजर पार्ट है, जो भी नंबर है, जैसे 2 होल 1/2 है, उसमें से फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। तो यही तो हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो वही इन्होंने लिखा है कि फ्रैक्शन पार्ट का मतलब r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर r। 2 जो है वो इंटीजर है और प्लस 1/2 फ्रैक्शन है। तो ये x हो जाता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देन हमको वैल्यू बतानी है, बल्कि यहाँ तो इन्होंने लिखा है प्रूव दैट, तो मैं भी लिख देता हूँ। देन प्रूव दैट r इंटू एफ, इसकी वैल्यू जो है 4 टू द पावर 2n प्लस 1 है। ये हमको ऐसा प्रूव करना है। r इंटू एफ, एफ का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, r का मतलब जो ये हमारा दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 4 टू द पावर 2n प्लस 1 है। सोचो, बहुत छोटा सा काम है ये, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा।
आया किसी का बच्चों? नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ इसके बारे में भी। 5√5 प्लस 11 की होल पावर 2n+1, इसका नाम इन्होंने आर रखा है, लेकिन हमको तो ये पता है कि ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है, लेकिन इन्होंने फ्रैक्शन को एफ बोल दिया है, तो चलो मैं भी इसको यही ले लेता हूँ, या इसको जी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चलो हमने इसको जी ले लिया। अब दूसरा जो इसका कॉन्जुगेट होगा 5√5 माइनस 11 की पावर 2n+1, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जो इन्होंने कहा है कि एफ जो है वो आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, क्योंकि 5√5 माइनस 11 जब आप देखोगे तो वो 0 से 1 के मिड में ही आने वाला है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। उसने कहा है आर इंटू एफ चाहिए, तो ज़रा आर इंटू एफ करके देख लेते हैं। अभी तक हम प्लस माइनस करते थे, यहाँ इन्होंने मल्टीप्लाई के लिए बोला है, तो 5√5 प्लस 11 की पावर 2n+1, 5√5 माइनस 11 की पावर 2n+, तो पावर सेम है, तो ये a हो गया, ये b, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर 5√5 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर की होल पावर 2n+1, तो 125 माइनस 121 की होल पावर 2n+1, 4 टू द पावर 2n+1, ये आ गया आंसर, आ गया हमारा, प्रूफ हो गया। मतलब बताइए इसमें भी किसी को कोई डाउट है अभी भी कि क्लियर है बात? चलिए एक दो और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करता है। If 9 plus 4√5, if 9 plus 4√5, 9 plus 4√5 to the power n equal to p plus बीटा, ऐसे दिया हुआ है, वेयर n जो है n एंड p, जो n और p है आर पॉजिटिव इंटीजर, n और p जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बीटा इज अ पॉजिटिव, बीटा इज पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हम f लेट करते थे इन्होंने इसको बीटा बोल दिया, और जो i लेट करते थे उसको p नाम दे दिया। देन हमको बताना है कि 1 माइनस बीटा इंटू पी प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो ये बताना है, और इसी का सेकेंड पार्ट में बताना है कि जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट जो है वो इवन है कि ऑड, इवन और ऑड, ये दोनों हमको चेक करके बताना है। पहले इस पार्ट का आंसर, फिर इस पार्ट का, कोई भी एक दे दी, दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं साथ में, पहले आप सॉल्व करिए, देखता हूँ कितने लोग पहुँचते हैं इसके पास तक। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के किए हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप अपना।
सबसे पहले सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। किसी का आया, क्या कर रहे हैं सब लोग? वही काम करो, या तो दोनों को प्लस करो, माइनस करो, अंडर रूट वाले टर्म हटाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अंडर रूट बच गया तो तुम यही कहोगे कि भाई अंडर रूट बच गया है, तो फिर हम बोल नहीं सकते यहाँ पर कि ये इंटीजर है। तो इसलिए कोशिश यही हमारी होती है कि अंडर रूट हटना चाहिए। ओके, तो अंडर रूट हटाना है हमको। तो अंडर रूट हटाने के लिए देखो, प्लस करोगे कि माइनस करोगे? एक उसका कॉन्जुगेट जरूर ध्यान रखना कि उसका कॉन्जुगेट जो है वो हमेशा फ्रैक्शन ही मिलने वाला है, और ये प्लस माइनस में मिलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो करो करो, बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, ऑड आ गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में तुम देखोगे ना सारे क्वेश्चन में, तो तुम्हें आइडिया भी हो जाएगा कि देख के ही हम बता सकते हैं कि कब इवन आता है, कब ऑड आता है। सारे क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखना ऊपर से नीचे तक, तो अपने आप आइडिया हो जाएगा कि अंडर रूट वाला टर्म इधर रहता है कि उधर रहता है। जब इधर होगा तो अलग केस आ रहा है, जब उधर होगा तो अलग केस आ रहा है। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, क्योंकि प्लस करेंगे तभी ये अंडर रूट वाले टर्म गायब होंगे, यहाँ 1 वाले 3 वाले, क्योंकि हमें तो वाले बचाने हैं ना। तो ये वाला क्यूब वाला ये कट कर देते हैं, तो p प्लस बीटा प्लस जी 2 टाइम्स, और मैं इसको लिखता नहीं, मैं सीधे बोल दूंगा कि भाई ये 2k बचने वाला है, यानी इंटीजर बचेगा। उसके बाद जो वहाँ पे अभी हमने देखा भी था कि एफ और जी वाला केस याद है ना, तो यहाँ पर बीटा प्लस जी करके हो गया, तो ये 0 से 2 के मिड में आया था, तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, यानी बीटा प्लस जी की वैल्यू क्या होगी? 1। बीटा प्लस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। समझ में आ रही ना? क्योंकि बीटा जो है वो भी 0 से 1 के बीच में, और जी जो है वो भी 0 से 1 के बीच, तो ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ये भी इंटीजर है, तो बीटा प्लस जी को भी इंटीजर होना पड़ेगा, तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो p की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 1, तो 2k माइनस 1 क्या हो गया? ऑड इंटीजर हो गया। तो पहला आंसर या सेकंड वाले पार्ट का आंसर तो आ गया कि ऑड हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, वो अभी हमने ऊपर भी किया था। हमें क्या करना है? p प्लस बीटा और इंटू क्या करना है? 1 माइनस बीटा। यहाँ से ध्यान से देखो तो 1 माइनस बीटा किसकी वैल्यू है? 1 माइनस बीटा वैल्यू किसकी है? g की। तो हमें करना है p प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा। तो p प्लस बीटा की वैल्यू है 9 प्लस 4 रूट 5 की पावर n। p प्लस बीटा की वैल्यू है 9 प्लस, यहाँ पर कर लेते हैं 9 प्लस 4 रूट 5 की पावर n, और 1 माइनस बीटा किसकी वैल्यू है? g की, और g की वैल्यू ऊपर दिख नहीं रही है कि 9 प्लस 4 रूट 5 की पावर n है, और दूसरा 9 माइनस 4 रूट 5 की पावर n है। तो ये कितना आएगा? 81 माइनस 80 की पावर n। अभी हमने किया था सेम क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया? 1। बताइए अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको समझ में? तो अब क्लियर हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, तो आइडिया हो गया कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, और आए हुए हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इनका।
चलिए एक दो मैं होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर अभी क्वेश्चन और करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन एक दो होमवर्क में लिख देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। लेट n इक्वल टू 7 प्लस 4√3 होल पावर n इक्वल टू I प्लस f, n belongs to natural number, then the value of 1 माइनस f इंटू n। सेम देखो वही क्वेश्चन आ गया, फिर 1 माइनस f इंटू n की वैल्यू बतानी है। आंसर इसका भी होगा 1, जैसे ऊपर वाले का आया था 1, क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू ये हो जाएगी। और एक और दूसरा g लेट करोगे, दोनों में से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 माइनस f प्लस g की वैल्यू 1 आएगी, तो g की वैल्यू 1 माइनस n हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ खास नहीं है। अभी हमने किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। सो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ p इक्वल टू 3√3 प्लस 5 की होल पावर 2n प्लस 1 and belongs to natural number is an even integer। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो अंडर रूट वाले टर्म है वो कट हो जाए, चाहे प्लस करने से कट हो या माइनस करने से कट हो। कभी वो प्लस करने से कट होंगे, कभी माइनस करने से कट होंगे। जब अंडर रूट जो है बाद वाला टर्म दिया होगा तो प्लस करने से सारे कट हो रहे थे। जब अंडर रूट पहले दिया है, बाद में कोई इंटीजर दिया है, तो माइनस करने से कट हो रहा है। और इतने क्वेश्चन करने के बाद एक आइडिया हो गया है कि या तो f प्लस जी आता है या तो f माइनस जी आता है। f प्लस जी और f माइनस जी में हम चेक कर लेंगे कि f प्लस जी की वैल्यू 0 से 1 के मिड में, और f माइनस जी अगर है तो वो 0 से 1 के मिड में। f माइनस जी माइनस 1 से 1 के मिड में तो वो 0 आ जाता है, और f प्लस जी 0 से 2 के मिड में आता है तो उसकी इंटीजर वैल्यू 1 हो जाती है। एक और लिखते हैं इसका, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर prove that the integral part of थ्री प्लस रूट 7 की होल पावर n is an odd integer। देखो जब अंडर रूट पहले है तो ये देखो इवन आ रहा है, और जब अंडर रूट बाद में है तो ऑड आ रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे भी करें वो आपकी मर्जी है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो दूसरा है। उस टाइप के क्वेश्चन अगर तुमने किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नया हो जाएगा तो इसको ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर अगले टर्न पे बात करेंगे। लगभग इसका सारा कवर हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट और है, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। छोटा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो काफ़ी बड़ा था। एक क्वेश्चन और है, ये मेंस में पूछा गया है इस टाइप का, तो इसको भी लिख लेते हैं। लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड नहीं है, ये पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। फाइंड द टर्म
independent of x in the expansion of वन प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब मल्टीप्लाई में है 3x² बाई 2 माइनस 1/3x होल पावर 9 इज वॉट 17/37 17/57 17/54 और D है नन ऑफ दीज। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि जब हमें इंडिपेंडेंट टर्म बताना होता था तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता था, सिर्फ इतना ही तो होता था क्वेश्चन। जो हमने एनसीईआरटी में किया उसमें सिर्फ इतना ही होता था। इसमें हमें क्या करना पड़ता था कि इंडिपेंडेंट टर्म के लिए x की पावर 0 को कलेक्ट करना होता था। तो यहाँ पर x की पावर 0 को कलेक्ट कर लेते थे क्योंकि आगे कुछ नहीं होता था। यहाँ पर आगे ये इतना बड़ा टर्म और दिया हुआ है। अब ये आपको सोचना है कि यहाँ पर अब हम अंदर वाले में से x की पावर क्या कलेक्ट करें कि मल्टीप्लाई करने से x की पावर 0 बने। जैसे 1 है तो 1 के साथ तो x की पावर 0 ही आएगी क्योंकि x की पावर 0 करोगे तो वो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा। दूसरे में x की पावर 1 है तो अंदर हमें x की पावर किसका लेना पड़ेगा, जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इंडिपेंडेंट टर्म यानी 0 हो जाए। तो जो ये एक्सपेंशन दिया है उसमें हमें x की पावर 1 का नहीं -1 का देखना पड़ेगा। उसी तरह सिमिलरली जो x³ दिया उसमें फिर हमें अंदर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x की पावर -3 का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, लेकिन साथ में 2 का मल्टीप्लाई भी है, उस बात का भी ध्यान रखना है। तो फिर इसके बाद आप कर लेंगे, सारे होशियार लोग हैं मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अगले टर्म पे हम लोग बात करेंगे। बस ये हिंट देना था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंट टर्म में पूछे गए हैं, तो हमें इनका भी ध्यान रखना है। ओके बच्चों, चलिए तो बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे हम लोग। आज आपका इतना ही है।